जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, आपको पता होगा कि पैट का एक एग्जाम शुरू होने वाला है। सरकार यूपी ट्रिपल एससी के तहत एक पैट का एग्जाम कराएगी और इस सीरीज में लगभग 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चलते हैं पहली जीएस क्विज पर, कौन बनेगा टॉपर्स, ये सीरीज का नाम रहेगा और इसके तहत हम लोग सीरीज चलाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट करते हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अच्छे ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहता है? तो इसका आंसर आपको देना है। आपने सोच लिया होगा 21%, बी 52%, सी 65% और डी 70%। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 21%। भारत में अच्छी ऊर्जा विभिन्न स्रोतों में योगदान निम्न है। अच्छी ऊर्जा 21%, थर्मल 64%, नाभिकीय 2% और हाइड्रो 13%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो आपको बताना है ए प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं इसके आंसर के तहत। आपने सोच लिया होगा, देखिए इसका आंसर है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त, जिसको मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान है और इसकी जो गहराई है वो लगभग 11 किलोमीटर है और ये प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। तो याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, बरडा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको आंसर देना है ए कावेरी नदी, बी कृष्णा, सी नर्मदा और डी ताप्ती। तो आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, इसका आंसर है कृष्णा नदी। अब समझते हैं इसको। देखिए, बरडा, मूसी, कोयना, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। अब आप देखोगे भीमा, कृष्ण, ये सब कृष्णा नदी के, तुंगभद्रा, ये मूसी, ये देख रहे हैं ना कृष्णा नदी, ये सभी सहायक नदियां हैं, मूसी वगैरह। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। आगे चलते हैं। चौथा है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जापान, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए। हम चलते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक सेकंड। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी मरुस्थल है, गिब्सन है और सिंपल है। अगर बात करेंगे तो ये हो गया ग्रेट विक्टोरिया और लगभग तरानिया, ये सब लोग यहीं मिल जाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है ये चार मरुस्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और केरल। आपका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। उसका कारण यह था कि महाराष्ट्र में ज्वालामुखी फटने के कारण वहां की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी होगी। तो काली मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपको याद रखना है। तो ये पूरा जो महाराष्ट्र है ये कैसा है? ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री। आपको जवाब सोचना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री वो चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? आपका आंसर जान लेते हैं। देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो सभी क्या करते हैं? सभी सांसद जो होते हैं वो अपना नेता को चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नियुक्त होता है। अगले क्वेश्चन, भारत में शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए गवर्नर जनरल, बी प्रांतीय गवर्नर और सी प्रांतीय विधानमंडल
और डी संघीय विधानसभा। आंसर सोच लीजिए, हम चलते हैं आंसर की ओर और इसका आंसर है गवर्नर जनरल। देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले आंसर की तरफ चलते हैं। 8वां, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की मिस्टेक हो गई। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोच लीजिए, हम चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भारत शासन अधिनियम 1935। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण के समय में संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गुलाब, कमल, हाथी या तिरंगा? आंसर सोच लीजिए, हम चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर है हाथी। देखिए ये प्रतीक चिंबल था, ये सिंबल था, ये पूरा वाला। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाथी, सी। चलिए, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो आपका आंसर होना चाहिए ए भाग 5 या 6, सी 7, डी 8। तो कौन सा भाग होना चाहिए? हम चलते हैं आंसर की ओर। देखिए इसका जो आंसर है वो है आंसर 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और 4 में क्या है? 4 काम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 काम है। तो आगे चलते हैं। 11वां, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर सोच लीजिए, मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ए या सी दोनों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए इसका जो आंसर है वो ए और सी दोनों है। मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था, है ना? अगले चलते हैं आंसर की तरफ। 12वां, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर अब्दुल कलाम। आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र व दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो अनुच्छेद ए अनुच्छेद 36 में है, अनुच्छेद 38 में है, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42 में है। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। तो आपका ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। देखिए संविधान में अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 15 नहीं, प्रश्न नंबर 15, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए विधि आयोग, नंबर 2 ठक्कर आयोग, नंबर सी सरकारी आयोग और नंबर 4 प्रशासनिक आयोग। आपका ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। समझ लेते हैं इसको। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 16, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है, सरोद से है, बांसुरी से है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बांसुरी। पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न है, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया है, एन लीला है और राजेंद्र प्रसन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 9 जून, 8 मई या 11 जुलाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 मई। ऑप्शन नंबर बी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुरक्षा परिषद को। क्यों कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इस कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है दुनिया का। अगला 19वां, मेगास्त्री ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4, 6, 7 या 9? मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में 7 और डी 9। तो कितने भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर सी, 7 में। मेगास्त्री ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? देखिए दार्शनिक हैं, अहीर हैं, सैनिक हैं, सभासद हैं, किसान हैं, कारीगर हैं और निरीक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 टोटल हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में, 1896 में, 1887, 1886? आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 1897। देखिए बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं उनके संस्थापक जैसे निम्नलिखित है, जैसे आत्मी सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, वेद समाज की केशव चंद्र सेन हैं और शारदा सदन में रमाबाई हैं और विश्व भारती संगठन है इसके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये सभी संगठनों के नाम हैं कुछ इंपोर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड इरविन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है।
देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल हैं, जैसे शिशु वध प्रतिबंध, ये बेलेजली जो आए थे इनके समय में लगा था, और सती प्रथा का प्रतिबंध विलियम बेंटिंग के समय में आया था, और शारदा एक लॉर्ड इरविन, और दास प्रथा का अंत एलन बरो के समय में ये नियम आया था। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या अरविंद घोष? आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्रांतिकारी रूप में कार्य करता रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 3 बार क्रम 1929, 1936 या 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो आपको क्रम देखना है, क्या होना चाहिए? सुलभ, तुलभ, संगम या आर्बिट? आपके जो भी ऑप्शंस हैं आप लगा लीजिए, और हम चलते हैं इसके सही ऑप्शंस की ओर। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, संगम, सुलभ, तुलभ या अराबिडू। ठीक है, इसके सही ऑप्शंस की ओर चलते हैं। संगम, एक सेकेंड, संगम, सुलभ, तुलभ और अराबिडू। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम में संगम ने किया था, फिर सुलभ आए, फिर तुलभ आए, अराबिडू आए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका संबंध तुलभ वंश से था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर सभी को पता है, इसके आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इनके समय में सुबह की संख्या सर्वाधिक 20 थी, है ना, सुबह की संख्या। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 में निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आपको देखना है, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, और तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था। लेकिन चुआर विद्रोह जो था ये झारखंड में नहीं हुआ था। ये विद्रोह कहाँ हुआ था, है ना? इसका मिलान सही नहीं है। ये जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था। हम देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न विकल्प सी सुमेलित नहीं है ना, सभी विकल्प सुमेलित हैं। देखिए, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, और चुआर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था, और कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था, है ना। तो सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? हडसन, कर्नल या कैंपबेल या बिसेंटायर, है ना। तो यहाँ पे उस समय हजरत महल थी, रानी हुआ करती थी, है ना। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि 1857 क्रांति में ब्रिटिश नायक कौन थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैंपबेल। देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, या गुरु अमरदास ने, या गुरु मिशन ने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने।
गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 में, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? बताना है आपको। 12 फरवरी 1930 में, 13 मार्च 1931 या 8 मार्च 1930 या 5 मार्च 1931 को कब हुआ था? तो देख लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, है ना। इसकी कुछ 3 समझौते थे, 3 शर्तें थे, जैसे दांडी मार्च के राजनीतिक बंदिशों को रिहा किया गया, भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का हक, है ना। तो नमक पर कानून बनाया। गांधी आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र किए गए, अस्वीकार किए गए। तो आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति सबको लुटाई गई, है ना। तो 5 मार्च 1931 में ये कुछ शर्तें थी गांधी इरविन समझौते की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने तो कब की थी? 1985, 1990, 1991 या 1995? तो देख लेते हैं आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1990। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कोल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको आंसर देना है। रघुराम राजन जी, विनोद राय, बिमल जलान और वेंकैया नायडू। तो दी थर्ड पिलर की पुस्तक के जो लेखक थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुराम राजन जी। ठीक है, देखिए थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी द्वारा लिखी गई है। ये किताब का मेन प्रिंट है, तो आप देख लीजिए। तो अगली सीरीज आएगी फिर से कौन बनेगा टॉपर की दूसरी सीरीज GS डॉट में, आप देखते रहिए। जय हिंद।